लोकसभा में आखिरकार एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई। कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को कल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था। आज उन्होंने लोकसभा में इस बिल पर सरकार की तरफ से चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दौरान जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहे, लेकिन शायद उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जैसे अब की जा रही है। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सो इट इज ऑन रिकॉर्ड 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011, I'll go on and on, the list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak, 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. So if I go on and on, then I will not be able to talk about the bill as such. चर्चा में कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। गोगोई ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। उन्होंने इस बिल को सरकार की विफलता का स्मारक बताया। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो चढ़ावा नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? आप अकाउंटेबिलिटी को ये कहीं समझ बैठे हो कि अकाउंट को भर दे वो एबिलिटी वाला ही हमें चाहिए, कहीं वो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है। आप बताइए, एनटीए को आउटसोर्स किया हुआ है आपने। आपकी नीयत साफ नहीं है और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। जंतर मंतर पर सीजेपी के धरना प्रदर्शन मामले में पुलिस के लाठीचार्ज करने की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामलों की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी भी बनाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने पर अभी भी कोई निर्देश जारी नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी छात्र इस प्रदर्शन में शामिल थे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई न की
की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 18 साल से कम उम्र के छात्र हैं जिनको डिटेन किया गया है उनको तुरंत रिहा किया जाए। उसके साथ साथ जो भी छात्र जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है उनको भी तुरंत रिहा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी सीसीटीवी है या जो भी वीडियोज हैं, बॉडी कैम्स हैं, उनकी फुटेज को सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी छात्रों का कोई भी निजी डाटा है उसको किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है और अगली हियरिंग के दौरान जो भी उनके चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस बीच पुलिस अधिकारियों के परिवार वालों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि इसमें पुलिस वाले अधिकारियों को भी काफी चोटें आई हैं, इस मामले की पूरी से जांच की जानी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबको नोटिस जारी कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को करेगा। वहीं नीट प्रोटेस्ट के दौरान गाली गलौज वाली भाषा पर देश भर में चर्चा हो रही है। क्या अभद्र भाषा छात्रों के आक्रोश की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है या ये मर्यादा का अभाव दर्शाती है? जवाब देखिए आज के कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। हफ्ते में दूसरी बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचिवों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में वेस्ट एशिया जैसे संकट से निपटने के स्थायी उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए आज की बैठक क्यों अहम है और क्या कुछ बातें हो सकती है इस बैठक में? देखिए, ये बैठक 3 लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तो हफ्ते भर के भीतर दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई है और पहली बार में प्रधानमंत्री ने कैसे मौजूदा समस्या है उससे निपटने की बातचीत हुई थी, लेकिन उससे पहले 7 अलग अलग सचिवों के समूह बना दिए गए थे और जिसमें एक समूह देख रहा था कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे क्या करना है, एक समूह देख रहा था कि सिक्योरिटी के मोर्चे पे क्या करना है, फर्टिलाइजर के मोर्चे पे, ऐसे अलग अलग समूह बनाए गए थे। अब उन 7 समूह जो सचिवों के समूह हैं उनकी तरफ से इस बैठक में प्रेजेंटेशन दिए जाने की संभावना है और मुख्य फोकस ये रहेगा कि अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस जैसे जो मामले आए, ईरान यूएस युद्ध जैसे जो मामले आए, ऐसे हालात से स्थायी तौर पर कैसे निपटा जाए, वैकल्पिक व्यवस्था को कैसे स्थायी बनाया जाए, कच्चे तेल की निर्भरता को कैसे कम किया जाए, इंपोर्ट को निर्भरता को कैसे कम किया जाए। इसके लिए सचिव के समूह जो था आपस में पहले कई दौर की बैठकें कर चुके हैं और अब ये प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद माना जा रहा है किसी बड़े रिफॉर्म की शुरुआत यहां से हो सकती है और इसके बाद आप देख सकते हैं कई बड़े फैसले आते हुए दिखेंगे। और एक और चीज, ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पिछले ही हफ्ते सचिवों के स्तर पे बड़े पैमाने पर फेरबदल यहां पे किया गया है और उस फेरबदल करने के बाद अब नीट जैसे मामले सामने आएगा तो मुझे लगता है कि यहां से कुछ विशेष दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से भी निकल कर सामने आ सकते हैं इस बैठक में। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो हटाने के मामले में आईटी मंत्रालय ने मेटा के अधिकारियों को समन भेजा है। विभाग ने मेटा के ग्लोबल ऑफिसर्स को बुलाया है। समन में कंपनी के पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया है। इधर मेटा ने सफाई दी है कि प्रधानमंत्री का वीडियो गलती से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया गया था। अब वीडियो में सुधार कर उसे अनब्लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का पहला सेल्फी वीडियो था जिसे उन्होंने नीट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए बनाया था। इसमें प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को गंभीर समस्या बताया था और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाने की बात भी कही थी। और आवाज अड्डा में भी हम आज नए पेपर लीक बिल पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। पेपर लीक होगा ठीक। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। जुलाई की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। दिन भर उतार चढ़ाव के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी की क्लोजिंग लगभग सपाट रही। हालांकि मिड कैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट में आज एक टिपिकल एक्सपायरी मूव देखने को मिला। बाजार ने एक रेंज में कारोबार किया और अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली और करीब करीब आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स यहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिला और मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड कारोबार आज के सत्र में हमें देखने को मिला। आज की सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर पिक्चर कल के मुकाबले
काफ़ी खराब होती हुई नजर आई। निफ्टी आईटी ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और इसके अलावा रियलिटी स्पेस जहां कल भी तेजी थी तो आज भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा फार्मा और ऑटो में थोड़ी बहुत खरीदारी नजर आई, लेकिन बाकी सारे ही काउंटर्स पीएसयू बैंक, मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, कैपिटल गुड, सारे ही इंडेक्स जो है वो गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन आज के निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर आज जो गेन्स दिखाई दिए उसमें आईटी काउंटर्स लीड करते हुए नजर आए। टीसीएस काफी अच्छा कारोबार किया और 4.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। इटर्नल कल यहाँ पर गेन्स थे और आज भी अपनी तेजी को कंटिन्यू करते हुए नजर आया ये काउंटर। इसके अलावा टेक महिंद्रा आईटी स्पेस से यहाँ पर भी अच्छे खासे गेन्स हमें दिखाई दिए। इसके अलावा नेस्ले यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर HUL, BEL, कोल इंडिया तीनों के ही नतीजे आए और स्ट्रीट को नतीजे पसंद नहीं आए, जिसके बाद स्टॉक पर डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और ये सारे ही स्टॉक निफ्टी 50 लूजर में शामिल हुए। लेकिन एक स्पेस है जो कल भी फोकस में था और आज भी यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली है, वो है रियलिटी स्पेस। यहाँ पर लोधा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज सारे ही काउंटर्स थे जिन्होंने आज रियलिटी स्पेस को लीड किया। लेकिन एक और स्पेस है जो आज फोकस में रहा, वो है एफएमसीजी स्पेस। यहाँ पर गिरावट नजर आई। वरुण बेवरेज, HUL, टाटा कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी, ये सारे स्टॉक थे जिन्होंने आज जो है एफएमसीजी स्पेस को सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पर गिरावट नजर आई। तो आज का मार्केट का मूड और माहौल एक रेंज बाउंड नजर आया। नतीजों के बाद HUL के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयर निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल हो गया। क्यों रही HUL में गिरावट, बता रही है नुपुर। HUL के क्वार्टर 1 के नतीजे आते हुए नजर आए। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 10% की बढ़त आपको वहाँ पे नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 8% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। मार्जिन्स 23% के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिले। मुनाफे में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, क्योंकि इस क्वार्टर में टैक्स जो है वो काफ़ी बढ़कर आते हुए नजर आए, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में हमने देखा। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। अनुमान 6 से 7% का वॉल्यूम ग्रोथ का था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही आती हुई नजर आएगी। क्वार्टर 2 तक प्राइस हाइक को लेकर भी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती हुई नजर आई है, जहां पे उनका मानना है कि वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी है। कैलकुलेटेड लेवल पर प्राइस हाइक देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में। और इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि डिमांड जो है फिलहाल स्टेबल है, चाहे वो अर्बन डिमांड हो, रूरल डिमांड हो, डिमांड आपको स्टेबल ही नजर आएगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, मॉनसून की वॉलेटिलिटी की वजह से आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में प्राइस हाइक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट एबिटा मार्जिन्स और अपने ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनका मानना है आगे चल के वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ ही आती हुई दिखेगी। प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो हर एक कैटेगरी में, चाहे वो होम कैटेगरी हो, ब्यूटी और पर्सनल केयर कैटेगरी हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की इस बार ग्रोथ डबल डिजिट में आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है डिमांड को लेकर, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है प्राइस हाइक को लेकर, कैलिब्रेटेड लेवल में देखने को मिलेगी और जो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको नजर आएगी। सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर सख्ती की है। सरकार ने चीनी पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाई है। क्या एक्शन लिया है सरकार ने, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले एक महीने से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों के अंदर एक साल के अंदर चीनी के दामों में 15% तक की भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि सरकार के मुताबिक चीनी की कोई भी कमी नहीं है। कुछ रिटेलर्स या होलसेलर्स इसको लेकर के जमाखोरी कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार ने 2 कदम उठाए हैं। पहला तो सरकार जो चीनी मिले हैं उनके पास कितनी चीनी पड़ी है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। दूसरा, सरकार ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट भी लगा दी है। एक जो डीलर है वो अपने पास 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेगा और 1 महीने से ज्यादा का स्टॉक वो नहीं रख सकेगा। ये लिमिट अगले 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 30 नवंबर तक ये लिमिट जारी रहेगी। ये भी बता दूं कि जल्दी ही त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है, तो सरकार चाहती है कि उस दौरान चीनी के दाम काबू में रहे, तो इसलिए सरकार ने ये चीनी पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। CNBC आवाज के सूत्रों के मुताबिक आगामी GST काउंसिल की बैठक में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे पर अहम फैसला लिया जा सकता है। करीब 22 से 25 ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार की गई है जिनके रॉ मटेरियल पर 18% GST लगता है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट पर सिर्फ 5% GST है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी।
बिल्कुल, देखिए फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सर्विसेज और कैपिटल बेस्ड गुड्स से जुड़े करीब 22 से 25 आइटम्स की लिस्ट बनाई गई है, जिसके इन्वर्जन को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में करेक्ट किया जा सकता है। दरअसल ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर रॉ मटेरियल यानी इनपुट पर जीएसटी ज्यादा लगता है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट पर जीएसटी ज्यादा होता है। ऐसे में इंडस्ट्री का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट लगातार अटक रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री लगातार संबंधित मंत्रालयों से संपर्क में थी और इसी आधार पर यह लिस्ट बनाई गई है, जिस पर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर खासतौर से अगर फूड प्रोसेसिंग में देखें तो एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग ऐसे आइटम्स हैं जहां पर अभी भी 18% जीएसटी लगता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट मोस्टली 5% जीएसटी पर है। वहीं अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो जो आर्टिफिशियल स्टेबल फाइबर्स होते हैं उन पर अभी भी 18% जीएसटी लगता है, जबकि 2500 रुपए से जितने भी कम के रेडीमेड गारमेंट्स हैं वहां पर 5% जीएसटी लगता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री का अच्छा खासा इनपुट टैक्स क्रेडिट अटक रहा है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने पर फैसला हो सकता है। जून में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार काफी अच्छी रही। जून महीने में आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 7.3% पर पहुंच गई, जो मई में 5% थी। सेक्टर्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ने सबसे दमदार प्रदर्शन करते हुए 7.8% की ग्रोथ दर्ज की, जबकि माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 1.1% रही है, जहां इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई ने 10.6% की ग्रोथ दर्ज की। वहीं वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की ग्रोथ 6.1% दर्ज की गई। मंथली बेसिस पर प्राइमरी गुड्स ग्रोथ, इंटरमीडिएट गुड्स की ग्रोथ भी काफी पॉजिटिव रही। प्राइमरी गुड्स ग्रोथ 2.7% से बढ़कर 4.9%, तो इंटरमीडिएट गुड्स ग्रोथ 5.8% से बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स और प्राइमरी गुड्स दोनों में 4.9% की ग्रोथ रही। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी के बीच आज मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। दिल्ली और नोएडा में कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि कुछ घंटों की बारिश के कारण जगह जगह जलभराव देखने को मिला, जिससे स्कूल, कॉलेज जाने वाले और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी हुई। कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई। सदर बाजार में भी घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देश में एल नीनो और बारिश की कमी के बावजूद फसलों की बुआई की रफ्तार में सुधार देखने को मिल रहा है। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने मौसम विभाग के बारिश के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। सूत्र के मुताबिक मंत्रालय ने मौसम विभाग से जिलावार बारिश का डेटा मांगा है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता असीम मनचंदा। एल नीनो और मानसून को लेकर के राहत की खबर है। एक महीने पहले कम बारिश के चलते फसलों की बुआई पिछड़ गई थी। फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले 30% तक कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये गैप कम होता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते बुआई भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर मैं पिछले साल के मुकाबले की बात करूं तो अब बुआई में मात्र 4.7% का अंतर है। पहले धान को लेकर के, तिलहन को लेकर के या दालों को लेकर के काफी सारी चिंताएं थी, लेकिन वो चिंताएं भी काफी कम हो रही है। बुआई अब काफी तेजी से हो रही है। और अगर मैं मानसून की बारिश की बात करूं तो ओवरऑल अब सिर्फ 15% की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। और इस बीच जो कृषि मंत्रालय उसने आईएमडी के डाटा को लेकर भी काफी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर की बाढ़ आई हुई है, मसलन कि गुजरात में भी बाढ़ आई हुई है, लेकिन वहां पर भी अभी भी दिखाया जा रहा है कि वहां पर भी डेफिशिएंसी है। तो मौसम विभाग को जिलेवार अपना डाटा जारी करने के ऊपर काम करना चाहिए। तो मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और आगे चल करके जो फसलों की बुआई है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ भी सकती है। तो जिससे जो खतरा पहले लग रहा था कि एल नीनो के चलते फसलों के ऊपर असर पड़ेगा, वो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश में फिलहाल कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात है। ITR 1 और ITR 2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। सीए ऑफिस में ओवर टाइम कर रहे हैं। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन की मांग है कि ITR फाइल कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने ऐसे मुद्दों पर कुछ सीए से बातचीत की। ITR 1 और 2 की ड्यू डेट है 31 जुलाई
बट पिछले कई दिनों से गुजरात जैसे स्टेट में काफ़ी बारिश ने काफ़ी परेशान किया है और काफ़ी यानी रीजन देख सकते हैं तो आप फ्लड के हिसाब से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो उस हिसाब से आम आदमी उससे परेशान है। कई घरों में भी अहमदाबाद जैसे सिटी में भी पानी भर चुका है, तो डेटा वो टाइमली नहीं दे पा रहे। तो उनके हिसाब से कुछ ड्यू डेट्स अगर ब्याज भी बढ़ जाए तो वो अच्छा है हमारे लिए। हर साल जैसे कायदे की अलग अलग गुजारिशें रहती है, तो उसके कारण और नए जो टैक्स फाइलर आ रहे हैं उनके कारण बहुत नंबर्स बढ़ रहे हैं टैक्स फाइलर्स में। तो उनके लिए प्रॉपर टाइमिंग मिले, इसके हिसाब से हमको समय थोड़ा देना चाहिए, जैसे कायदा अच्छे से पालन हो सके और प्रॉपर फाइलिंग हो सके सबका। आप क्या चाहते हैं? जैसे अलग अलग फॉर्म हर साल नए नए आते हैं, तो हमें रिकन्सिलिएशन के लिए जैसे AIS-TIS डेटा मैच करते हैं हम कैपिटल गेन स्टेटमेंट क्लाइंट के, तो वो भी उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और हमारा भी वर्किंग आवर्स बढ़ जाता है। नॉर्मल 8 घंटे से हम 12-16 घंटे तक काम करते हैं रात को, और मोस्टली क्लाइंट लास्ट मोमेंट पे ही डेटा देते हैं, लास्ट वीक में ही आते हैं। इसलिए हम CBDT से गुजारिश है कि ज़्यादा ड्यू डेट एक्सटेंड करें थोड़ी। बिल्कुल, तो इस बार बाढ़ भी है और जिस तरह से ITR फाइल करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो इस बात को मद्देनजर अगर तारीख बढ़ा दी जाए, इस तरह की एक डिमांड पूरे देश से उठी है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।